Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की आपकी असेसमेंट वर्कशीट यानी कि आंकलन कार्यपत्रक 7 करने जा रहे हैं. इसकी डेट है 15 नवंबर 2021. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखना जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न उत्तर को पढ़ना. आपको जो लगता है कि जो भी ऑप्शन सही है उसके आगे आपको ब्लैक कलर के पेन से जो है निशान लगाना है. ठीक है, ये गोले को भरना है. 2015 के नए संविधान के अनुसार नेपाल को डैश देश बनाया गया है. तो राजशाही को हटा दिया गया है, तानाशाही को भी समाप्त कर दिया गया है और लोकतंत्र को अपनाया गया है. तो नेपाल अब एक लोकतांत्रिक देश है. ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है आपको. अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारत के डैश के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं. तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संविधान या इसमें से कोई नहीं. तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के द्वारा सूचित किए जाते हैं, सुनिश्चित किए जाते हैं. ठीक है, ये हमारे को संविधान के भाग 3 में जो है लिखे हुए हैं और ये हमारे को डायरेक्ट संविधान के द्वारा ही मिल जाते हैं, कोई हमें देता नहीं है और हमारे को ये जन्म सिद्ध मिल जाते हैं. ठीक है, भारत में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है? इसको पंचायत राज कहा जाता है या स्थानीय सरकार भी कहा जाता है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपको मान लीजिए पंचायती राज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको स्थानीय सरकार का ऑप्शन दिया होगा. ठीक है, अगला प्रश्न है, कानूनों को लागू करने और शासन चलाने की जिम्मेदारी है किसकी है? कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, विधायिका की या इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, कार्यपालिका की. देखो, कानूनों को बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का. कानूनों को लागू करने का और शासन चलाने का जिम्मेदारी जो होती है वो कार्यपालिका की होती है. और जब कानून वो लागू कर देती है और अगर कोई बंदा कानूनों को सही से पालन नहीं कर रहा है तो कौन पकड़ता है उसको? फिर न्यायपालिका पकड़ती है और दंड देती है. ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, कानूनों को लागू करने और शासन चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है. हमारे जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो आते हैं वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं. ठीक है बच्चे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? अंतरात्मा मतलब संविधान की आत्मा. किसे कहा गया है? आपके मौलिक अधिकारों को. ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना है आपको. ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है. ठीक है, हम ये बात मानते हैं. तो ये कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है आपने, शोषण के विरुद्ध अधिकार. इसमें बोला गया है कि मानव तस्करी यानी कि मानव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचना, इस पर भी रोक लगाई गई है. और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके की कोई भी मजदूरी पर रखना जो है वो अपराध की श्रेणी में दर्ज किया गया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा किसी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अदालत जाने का अधिकार देता है? तो कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है कि जब आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो अधिकार आपको यह राइट प्रोवाइड करता है कि आप अदालत में जाकर अपने अधिकार की दोबारा मांग कर सकते हैं और जिसने भी आपके अधिकार को छीना है या हनन किया है उसके खिलाफ आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं. तो वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार. ठीक है, इसको भी संविधान की आत्मा कहा गया है. वह राज्य है जो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, वो देश क्या कहलाता है? एक धर्म निरपेक्ष यानी कि फेडरल कंट्री कहलाता है. ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है आपको. ठीक है, सॉरी, सेक्युलर कंट्री कहलाता है, फेडरल कंट्री नहीं, सेक्युलर कंट्री यानी कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है. अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको एजर्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि कथन और अभिकथन और कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका अभिकथन सही है या कारण सही है. और अगर आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है तो ये भी बताना है कि क्या कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता भी है या नहीं. ठीक है, तो पढ़ते हैं. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है. तो ये बिल्कुल ठीक है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि भारत का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं है और ना ही भारत किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देता है. ठीक है, भारतीय राज्य किसी भी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देते. तो ये भी बिल्कुल ठीक है और इसका ये सही कारण भी है क्योंकि भारत किसी एक राज्य धर्म को बढ़ावा नहीं देता, इसीलिए तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए पे ब्लैक पेन से मार्क कर देना है कि ऑप्शन नंबर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है. ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन है आपका, भारत एक लोकतांत्रिक देश है. ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है.
लोक शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को जनता चुनती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ये सही व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे।